नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुराग की वाणी में, जहां हम आपको सुनाते हैं दिल दहला देने वाली डरावनी कहानियां। यहां आपको मिलेंगी वे कहानियां जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी और आपको नींद नहीं आने देंगी। हर कहानी के पीछे छुपा है एक रहस्य जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। तो बंद कर लीजिए अपने कमरे की लाइट्स और तैयार हो जाइए एक अनजानी और भयानक दुनिया में कदम रखने के लिए। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। दक्षिण मुंबई, तत्कालीन बंबई के बाहरी छोर पर लगभग 5 एकड़ के प्लाट पर बना हुआ था इंद्र भवन, एक पुरातन स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना। किसी समय यह उस इलाके के जमींदारों का रंगमहल होता था। इस इंद्र भवन की एकमात्र वर्तमान मालकिन थी लगभग 78 वर्षीय वृद्धा राय किशोरी देवी। किशोरी देवी आज से 15 वर्ष पूर्व शहर में अपने इकलौते बेटे रंजन के साथ एक बंगले में रहती थीं। उनका बेटा हीरे जवाहरात के धंधे में था। अपने बेटे के कारोबार के बारे में वे सिर्फ इतना ही जानती थी कि रंजन एक कामयाब बिजनेसमैन था। उसके साथ साझेदारी में कोई था या नहीं, उन्हें इस बारे में उन्हें ज्यादा कुछ झा नहीं था। रंजन को अक्सर व्यापार के सिलसिले में बाहर जाना पड़ता था और वो 2-3 दिनों में लौट आता था। एक बार रंजन 2 दिनों के लिए बाहर जाने का कहकर गया। वो अक्सर काम के सिलसिले में बाहर आता जाता रहता था, इसलिए राय किशोरी देवी ने उसके जाने को सामान्य माना। मगर इस बार 2 दिनों का कहकर गया रंजन जब 1 हफ्ते तक नहीं लौटा तो उन्हें चिंता हुई। उन दिनों आज की तरह मोबाइल फोन तो होते नहीं थे जो झटपट फोन लगाकर बात कर ले, इसलिए उन्होंने पुलिस को खबर दी। पुलिस ने अपने तौर पर खोजबीन आरंभ कर दी। रंजन की यात्रा के बारे में राय किशोरी जी तो कुछ विशेष जानकारी नहीं दे सकी। वे बस इतना ही बता पाई कि रंजन 2 दिनों के लिए बाहर गया था। वहीं पुलिस भी इधर उधर से जानकारी लेकर सिर्फ इतना जान सकी कि रंजन हवाई जहाज से हैदराबाद तक गया था, मगर एयरपोर्ट से बाहर उसकी कोई जानकारी नहीं मिल पा रही थी। हालांकि बाद में पुलिस ने हैदराबाद पुलिस की मदद से उस होटल का पता जरूर लगा लिया जिसमें वो ठहरा था। वहां पता चला कि उसके आने के अगले दिन उससे मिलने एक शख्स आया था जो देर रात तक उसके साथ था। उन्होंने कमरे में ही डिनर लिया था और होटल के बार से ड्रिंक्स भी मंगवाई थी। फिर उस दिन रात में ही वो चेकआउट कर गया थे। चेकआउट के वक्त उसे नहीं देखा गया था। वो नशे में लगभग बेसुध सा था और 2 बेल बॉयज की मदद से उसके दोस्त ने उसे टैक्सी में डाला था। होटल का पेमेंट भी उसी दोस्त ने किया था और उसे लेकर चला गया था। उन दिनों न तो सीसीटीवी का चलन था, न ही होटलों में पहचान बताना जरूरी था, इसलिए रंजन के दोस्त के बारे में और कुछ भी पता नहीं चला। आखिर 2 वर्षों तक कोशिश करने के बाद पुलिस ने फाइल बंद कर दी। राय किशोरी जी अगले 3 सालों तक बेटे का इंतजार करके आखिर शहर की संपत्ति बेचकर इंद्र भवन आ गई और यहीं रहने लगी। यहां उनका विश्वस्त नौकरी हरिया और उसकी स्त्री उनके साथ रहते थे। इधर उस घटना के 15 वर्ष बाद बंबई शहर में एक कामयाब हीरा व्यवसायी मधुसूदन पारेख ने अपने घर पर अपने मित्र नीरज कुमार को शाम को फोन करके बुलाया। नीरज उसके बहुत करीबी मित्र और सलाहकार थे। वे जब आए तब मधुसूदन शाम की चाय पी रहे थे। मधुसूदन ने उनका स्वागत किया और उन्हें भी चाय ऑफर की। मधुसूदन एक लगभग 55 वर्षीय स्वस्थ व्यक्ति थे। उनका शहर में हीरे जवाहरात का काफी बड़ा कारोबार था। नीरज ने आकर उनसे इस प्रकार अचानक तलब करने की वजह जानना चाहिए। मधुसूदन बोले, भाई नीरज, इस कारोबारी जिंदगी से अब ऊब गया हूं और सोच रहा हूं कि अब सुकून से शहर के बाहर खुली जगह में एक बड़ा सा फार्म हाउस लेकर वहीं रहूं। नीरज चौंक कर बोला, ये क्या बेवकूफी है भाई? इस प्रकार जमा जमाया धंधा छोड़कर तुम फार्म हाउस में जाना चाहते हो? सोचो, तुम्हारे इस प्रकार हट जाने से यहां के कारोबार का क्या होगा? मधुसूदन बोले, उससे तो छुटकारा पा लिया है। नीरज बोले, मतलब इसे बेच दोगे क्या? तो मधुसूदन हो करके हंसकर बोला, अरे भाई बेच दूंगा, नहीं बेच दिया है। वो अपने मनसुख भाई है ना, उनको दे दिया है। नीरज हतप्रभ रह गए। फिर बोले, तुम क्या पागल हो गए हो या सन्यासी होने का इरादा है? मधुसूदन बोले, नहीं भाई, बहुत पैसा कमा लिया, आगे पीछे कोई है नहीं, इसलिए मैं अब इस भागा दौड़ी की जिंदगी को छोड़कर
सुकून से जीना चाहता हूं। नीरज ने उन्हें बहुत समझाया, मगर आखिर हार कर उन्हें कोसते हुए घर चले गए। मधुसूदन अब घर पर ही रहकर किसी अच्छे फार्म हाउस की अखबार में तलाश कर रहा था। उसने अपने परिचितों में भी इस बात को बता रखा था कि किसी की नजर में कोई अच्छा और बड़ा फार्म हाउस लायक पुराना भवन आए तो उसे बताए। उसने 2-4 जगह जाकर देखा भी, मगर शायद उसके मन मुताबिक नहीं थे वे भवन, इसलिए बात बनी नहीं। अब मधुसूदन ने दलालों से संपर्क आरंभ किया और जल्दी ही उसे एक छोटे दलाल ने एक आलीशान भवन की जानकारी दी। उसने दलाल को उस भवन के मालिक से संपर्क करने को कहा। दलाल ने बताया कि वो उनसे मिल चुका है। वह एक वृद्ध महिला है जो अब इस संपत्ति को बेचकर काशी धाम जाना चाहती है, इसलिए वे अपनी पुश्तैनी हवेली बेच रही है। मधुसूदन उस दलाल के साथ उस प्रॉपर्टी को देखने चले। रास्ते में उन्होंने उससे पूछा कि उसे भवन की कीमत की कुछ जानकारी है क्या, तो वह बोला, मेरे पूछने पर महिला का कहना था कि यह बात खरीदार से सीधे ही होगी। हां, दलाली उसे भरपूर मिलेगी। वे दोनों प्रॉपर्टी पर पहुंचे। जगह देखकर मधुसूदन थोड़ा चौंके। उन्हें कुछ याद आया, मगर वे शांत रहे। दोनों अंदर पहुंचे। भवन के मुख्य दरवाजे पर हरिया मिला। वो भी उसे कुछ पहचाना सा लगा, मगर याद नहीं आ रहा था कि वे उसे कैसे जानते हैं। उसने उन्हें अंदर बैठक में ले जाकर बिठाया और बोला, मालकिन, अभी पूजा खत्म करके आ रही है। वो अंदर चला गया। मधुसूदन और दलाल दोनों कुर्सियों पर बैठ गए। हरिया उनके लिए पानी और चाय रख गया। दलाल ने तो तुरंत चाय का कप उठा लिया, मगर मधुसूदन न जाने किन ख्यालों में खोए हुए थे। उन्होंने चाय को हाथ भी नहीं लगाया। 15-20 मिनट में मालकिन आई और उनसे विलंब के लिए उन्होंने क्षमा मांगी। फिर औपचारिक बातों के बाद मधुसूदन ने पूछा, आप इस प्रॉपर्टी को क्यों बेचना चाहती हैं? वे बोली, मेरे आगे पीछे कोई है नहीं, इसलिए इसे बेचकर सारे पैसे किसी अच्छी संस्था को दान करके मैं काशी चली जाऊंगी। मधुसूदन बोले, जी अच्छी बात है। अब उन्होंने दाम पूछा तो वे बोली, मैं पहले बता दूं कि दाम फिक्स है और शायद थोड़ा ज्यादा भी है, मगर उसमें घटबढ़ संभव नहीं। मधुसूदन अधीरता से बोले, आप तो दाम बताइए। यह देखकर राय किशोरी जी के माथे पर हल्की सी शिकन आई जरूर, मगर तुरंत गायब हो गई। राय किशोरी जी के दाम बताने से पहले मधुसूदन ने प्रॉपर्टी के दस्तावेज देखना चाहे। राय किशोरी जी के इशारे पर हरिया एक बड़ा सा फोल्डर ले आया। उन्होंने उसमें से दस्तावेज निकालकर दिखाए। मधुसूदन उन्हें देखकर आश्वस्त हो गए। अब राय किशोरी जी ने कहा, इस प्रॉपर्टी का दाम है 35 लाख रुपए। सुनकर मधुसूदन थोड़ा चौंके, मगर दलाल तो उछल ही पड़ा, क्योंकि उन दिनों उस इलाके में ऐसी कोठियों के दाम 12-15 लाख से ज्यादा नहीं होते थे। 35 लाख तो सोचा भी नहीं जा सकता था। किंतु मधुसूदन ने एक बार भी नहीं सोचा और दाम सुनकर तुरंत हामी भर दी। यह देखकर दलाल एक बार की चौंक उठा, जबकि राय किशोरी जी ने उसकी हामी सुनते ही पलटकर हरिया को देखा। हरिया ने भी उनकी ओर देखकर अर्थपूर्ण ढंग से सिर हिलाया। यह बात किसी ने नोट नहीं की। दलाल ने मधुसूदन को अपने साथ बाहर आने का इशारा किया और बाहर निकल गया। मधुसूदन के बाहर आते ही वो बरस पड़ा कि साहब, आप ये क्या मूर्खता कर रहे हैं? अरे इस भवन की कीमत ज्यादा से ज्यादा 10-12 लाख होगी। आप इसके 35 लाख देने को क्यों तैयार हो गए? मधुसूदन हंसकर बोले, अरे मेरे भोले दलाल, तू क्यों परेशान हो रहा है? भाई मेरे, तुझे तो जितना दाम बढ़ेगा उसी अनुपात में दलाली मिलेगी। दलाल हुमक कर बोला, मगर साहब, मैं जानबूझकर आपका नुकसान नहीं होने दे सकता हूं। तब मधुसूदन ने कहा कि देखो, अगर नुकसान हुआ तो सिर्फ मेरा ही होगा, और मुझे इस सौदे में नुकसान नहीं दिख रहा है, क्योंकि यह प्रॉपर्टी मुझे बहुत भा गई है। मेरी पसंद ऐसी ही जगह थी। चलो अब अंदर चलो, चलकर बात फाइनल कर लें। मैं जल्द ही इसकी रजिस्ट्री करना चाहता हूं। दलाल बुझे मन से उसके साथ अंदर आ गया। अंदर आकर मधुसूदन बोला, आप तो विक्रय पत्र तैयार करवाए, और हां, रजिस्ट्री से पहले पहले हम एक अनुबंध पत्र हस्ताक्षर कर लें ताकि सौदा पक्का हो जाए। आप कहिए, एडवांस कितना देना होगा? राय किशोरी जी ने कहा, कम से कम 5 लाख। मधुसूदन ने जेब से चेकबुक निकाली तो उन्होंने मना कर दिया और बोली, सारा सौदा नगद होगा, क्योंकि मेरा कोई बैंक खाता नहीं है। मधुसूदन बोला, मैं कल सुबह आपको 5 लाख रुपए दे जाऊंगा। आप अनुबंध पत्र तैयार रखें।
उसकी उतावली को देखकर राय किशोरी देवी ने पुनः हरिया को देखा, जो मंद मंद मुस्कुरा रहा था। उन दोनों को देखकर लगता था कि वे समझ रहे थे कि मधुसूदन इस प्रॉपर्टी को किसी भी कीमत पर पाना चाहता है। अगले दिन मधुसूदन अपने साथ दलाल को लेकर राय किशोरी जी के पास आए। राय किशोरी जी ने हरिया को आवाज दी तो वो अनुबंध पत्र के दस्तावेज लेकर आ। उसे अच्छी तरह पढ़कर मधुसूदन और राय किशोरी जी ने उस पर हस्ताक्षर किए। मधुसूदन ने 5 लाख रुपए गिनकर राय किशोरी जी को दिए, जो उन्होंने हरिया को देकर उन्हें अलमारी में रखने को कह दिया। हरिया ने रुपए लेकर उसी कक्ष में दीवार में बनी अलमारी में रुपए रख दिए। अनुबंध पत्र पर गवाह के तौर पर दलाल और हरिया ने हस्ताक्षर किए। अनुबंध पत्र लेकर मधुसूदन ने राय किशोरी जी को पूछा, वे रजिस्ट्री कब करेंगी? तो उन्होंने कहा, रजिस्ट्री तो होती रहेगी। आप चाहे तो कुछ राशि रोककर मुझे बाकी का पूरा भुगतान देकर यहां आकर रह सकते हैं। मैं सिर्फ एक कमरे में रह लूंगी। मधुसूदन ने तुरंत हामी भर दी। ऐसा लग रहा था कि इस संपत्ति को वे जल्दी से जल्दी हथिया चाहते हैं। मधुसूदन ने अगले 3 दिनों के भीतर राय किशोरी जी को शेष 30 लाख रुपयों का पूरा भुगतान कर दिया और दलाल को भी अपनी दलाली की रकम मिल गई। मधुसूदन 5वें दिन उस भवन में रहने आ गए। उन्होंने इस सौदे की जानकारी किसी को नहीं लगने दी। इंद्र भवन में आकर मधुसूदन ने अपने सोने के कमरे में ही एक बढ़िया सा बार बना लिया। दरअसल वे पीने के शौकीन थे और दुनिया का हर एक महंगा ब्रांड उनके बार में उपलब्ध था। उस रात उन्होंने जमकर शराब पी और सो गए। अगले दिन सुबह उनकी नींद दरवाजे पर होने वाली दस्तक सुनकर खुली। उन्होंने घड़ी देखी, सुबह के 10 बज रहे थे। उठकर दरवाजा खोलने पर सामने हरिया चाय लेकर खड़ा था। उसने मधुसूदन का अभिवादन किया और कमरे में चाय रखकर चला गया। मधुसूदन ने हाथ मुंह धोकर चाय पी। थोड़ी देर में हरिया कप उठाने आ गया। वो कप लेकर चुपचाप जाने लगा तो मधुसूदन ने उसे आवाज दी, हरिया रुको। हरिया रुक गया और मधुसूदन की ओर देखकर बोला, जी साहब। मधुसूदन बोला, हरिया, तुम तो मुझे पहले दिन ही पहचान गए थे, फिर भी मुझसे अपरिचित जैसा व्यवहार क्यों कर रहे हो? हरिया बोला, साहब, हम तो नौकर जात हैं और आप जानते हो कि हमारा तो एक ही ईमान होता है, बस जहां माल हो हम उसी को पहचानते हैं। मधुसूदन हंसकर बोला, बड़े चालाक हो तुम। फिर पर्स से 500 रुपयों के 2 नोट निकालकर बोला, अब ठीक है। हरिया खीखी करके हंस पड़ा और नोट झपटकर अपनी बंडी की जेब में रख लिए। बोला, अब बोलिए सर जी। उसकी टोन एकदम बदल गई। मधुसूदन बोला, अभी तो कोई काम नहीं है, मगर जल्दी ही तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। तब तक हर रोज तुम्हें ऐसे ही पैसे मिलते रहेंगे। हरिया हंसकर वहां से चला गया। जाने से पहले उसने पूछा कि आप लंच में क्या लेंगे? नॉनवेज यहां बनता नहीं है और मालकिन दोपहर में सिर्फ फलाहार लेती है। यह सुनकर मधुसूदन बोले, मेरे लिए दाल चावल और सब्जी जो भी हो बना देना, क्योंकि दिन में मैं भी नॉनवेज नहीं खाता हूं। हाँ, रात का खाना मैं बाहर से बुलवा लूंगा। हरिया हंसकर बोला, सर आप शहर से 20 मील दूर है, यहां रात में सवारी गाड़ियां तक नहीं मिलती, फिर आपको खाना कौन दे जाएगा? मधुसूदन बोले, ठीक है, मैं दिन में निकलकर पैक करवा लाऊंगा। फ्रिज तो होगा यहां। हरिया बोला, फ्रिज तो है, मगर उसमें नॉनवेज नहीं रखा जा सकेगा। मधुसूदन बोला, ठीक है भाई, वेज ही लाऊंगा। हरिया चला गया। मधुसूदन नहाने चले गए। आधे घंटे बाद जब वो तैयार हो रहे थे, हरिया ट्रे में नाश्ता लेकर आ गया। नाश्ते में आलू के पराठे और दही एवं अचार था। मधुसूदन ने भरपेट नाश्ता किया। फिर राय किशोरी जी के बारे में पूछा तो हरिया बोला, वे सुबह से पूजा में बैठती हैं तो दोपहर हो जाती है, इसलिए उनकी चिंता ना करें। मधुसूदन ने कमरे के बाहर आकर पूरे परिसर को एक बार अच्छी तरह घूमकर देखने का मन बनाया। वो बाहर बगीचे में घूमने लगा। उसने देखा सामने 8 कटहल के पेड़ एक कतार में लगे हैं। उसके आगे अमराई थी, उसमें विभिन्न किस्म के आमों के पेड़ थे। आजकल आम में बौर आई हुई थी, सो पूरी अमराई एक मादक सुगंध से गमक रही थी। मधुसूदन उस अमराई में घूमकर जैसे कुछ तलाश कर रहे थे, तभी अचानक सामने राय किशोरी जी न जाने कहां से प्रकट हो गई। उन्हें सामने देखकर मधुसूदन एकदम चौंक उठा। उसने उनका अभिवादन किया और एक ओर हटकर खड़ा हो गया। उसने उनसे पूछा कि मौसी जी, आप यहां अचानक कैसे आ गई?
राय किशोरी जी हंसकर बोली, शायद तुम्हें मालूम नहीं कि मेरे कमरे से एक दरवाजा सीधे अमराई में ही खुलता है, इसलिए पूजा खत्म कर मैं हर रोज यहीं आती हूं। फिर थोड़ा थमकर बोली, एक बात कहूं बेटे, जब तुम्हें पहली बार देखा था तभी से न जाने क्यों मुझे तुम में अपने खोए हुए बेटे की झलक दिखाई दे रही है। अभी जब तुमने मुझे मौसी का संबोधन दिया तो ऐसा लगा मेरा रंजन ही लौट आया है, क्योंकि वो बचपन से ढाई माह के पास पला था, इसलिए मुझे मौसी ही बुलाता था। ये कहकर वे आंखें पोंछने लगी तो मधुसूदन ने आगे बढ़कर उनकी आंखें पोंछी और बोला, ठीक है मौसी, आज से मैं आपको इसी संबोधन से पुकारूंगा। अमराई से लौटकर दोनों बैठक में आ गए। राय किशोरी जी ने आवाज देकर हरिया को चाय लाने को कहा तो हरिया ट्रे में दोनों के लिए चाय ले आया। इधर उधर की बातों के बीच मधुसूदन ने राय किशोरी जी से रंजन के बारे में जानकारी ली। फिर राय किशोरी जी उसे रंजन के कमरे गई। वहां मधुसूदन को सभी कुछ बहुत पहचाना सा लगा, मगर उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। राय किशोरी जी भी बड़ी गहरी नजरों से उसे देख रही थी। उन्होंने भी इस बात को नोट किया। उस दिन मधुसूदन दोपहर में लंच करके अपनी गाड़ी से शहर निकल गया। उसे लौटने में शाम हो गई थी। उसने गाड़ी पोर्च में न खड़ी कर अमराई के पास खड़ी की और अपने कमरे में आ गया। वो जब कमरे में आया तब हरिया उसका बिस्तर ठीक कर रहा था। मधुसूदन ने उसे कहा कि वो उसके लिए रात में थर्मस में चाय भरकर रख दे। उसे रात में शराब न पीने पर नींद नहीं आती, इसलिए वो चाय पीता रहेगा। हरिया ने पूछा, आप आज रात शराब नहीं पिएंगे? तो वो बोला, न जाने क्यों राय किशोरी जी के यहां पर रहने के दौरान उसे शराब पीना अच्छा नहीं लग रहा है। हरिया ने पूछा, ऐसा क्यों? तो वो बोला, उन्होंने उसकी तुलना अपने बेटे रंजन से करके उसे रिश्ते में बांध लिया है और मां के समक्ष बेटा शराब पीता अच्छा नहीं लगता है। हरिया ने सर हिलाया जैसे सब समझ गया हो। हरिया के जाने के बाद मधुसूदन ने मुंह हाथ धोकर कपड़े बदले और बाहर बगीचे में टहलने निकल पड़ा। उसने देखा बगीचे में अच्छी तरह लाइट्स की व्यवस्था की गई है। उसने हरिया को आवाज लगाई। उसके आने पर उसने सारे बगीचे की लाइट ऑन करने को कहा। हरिया ने सारी लाइट्स ऑन कर दी। बगीचा जगमगा उठा। फिर मधुसूदन ने धीरे धीरे रोशनी कम करवाई और सभी लाइट्स के स्विच की जानकारी ली। उसने खास तौर से अमराई की लाइट्स की जानकारी ली और हरिया से कहा कि अमराई की हल्की रोशनी चालू रखकर बाकी रोशनी बंद कर दे। हरिया चला गया। इधर राय किशोरी जी अपने कमरे से मधुसूदन की प्रत्येक हरकतों पर नजर रख रही थी। उस रात मधुसूदन ने राय किशोरी जी के निमंत्रण पर उनके साथ भोजन किया। भोजन करके कमरे में वापस आते आते उसे एहसास हुआ कि उसकी आंखें भारी हो रही है। वो समझ गया कि उसे नींद की गोलियां भोजन में मिलाकर दी गई है। वो थोड़ी देर में ही नींद की आगोश में चला गया। इधर उसके कमरे में आने के आधे घंटे बाद राय किशोरी जी हरिया के साथ कमरे में आई और उन्होंने उसके सामान की तलाशी शुरू की। आधे घंटे तक तलाशी लेकर वे वहां से चले गए। इधर उनके जाते ही मधुसूदन उठकर बैठ गया। दरअसल पिछले कुछ सालों से वो शराब के नशे का ऐसा आदी हो गया था कि ये छोटी मोटी नींद की गोलियां उसे असर ही नहीं करती थी। राय किशोरी जी और हरिया के जाने के बाद उसने उठकर चाय पी और रात गहराने का इंतजार करता रहा। रात लगभग 2 बजे वो उठा और उसने अपने साथ एक शक्तिशाली पॉकेट टार्च रख ली। वो अपनी गाड़ी के पास गया और पिछला दरवाजा खोलकर उसने गाड़ी से एक गेंती, एक फावड़ा और रस्सी का बंडल निकाला। इन चीजों को लेकर उसने अमराई का रुख किया। वो अमराई में जाकर आखिरी कटहल के पेड़ के बाद लगे पहले आम के पेड़ से 10 कदम सामने की ओर लगे आम के पेड़ के नीचे पहुंचा। उसने टार्च की रोशनी में पैरों से टटोलना शुरू किया और एक जगह उसे एक मैन होल दिखाई दिया। उसने मैन होल से पूर्व की ओर 12 कदम नापने के बाद एक जगह निशान लगाया। इतना सब करने में उसे लगभग 2 घंटे लग गए। वो उस जगह पर हल्की खुदाई सी करके सारा सामान वापस गाड़ी में रखकर कमरे में आ गया और सो गया। सुबह 10 बजे दरवाजे पर दस्तक सुनकर उसने दरवाजा खोला तो हरिया चाय लेकर आया था। हरिया ने चाय कमरे में रखी और जाते जाते गहरी नजर से मधुसूदन को देखा। इस बात को मधुसूदन ने नोट तो किया मगर कुछ कहा नहीं। उसने उठकर हाथ मुंह धोया और चाय की चुस्कियां लेते बाहर बगीचे में टहलने लगा। ठंड की शुरुआत हो रही थी। सुबह हल्का कोहरा भी था।
जो अब छंट रहा था, इसलिए शायद सूर्य की किरणें कुछ कमजोर सी थीं और गुनगुनी धूप अच्छी लग रही थी। वो टहलते हुए उस जगह पहुंचा जहां कल खुदाई की थी। उस जगह से वो वापस मैनहोल तक आया। उसे मैनहोल के ढक्कन पर एक लगभग 2 इंच का छेद दिखाई दिया। उसकी आंखें चमक उठीं। उसने वहां से वापस आकर नहाया, और जब वो नहाकर वापस आया तो हरिया ने बताया कि चूंकि भवन की रजिस्ट्री हो चुकी है, इसलिए अब मालकिन यहां नहीं रहना चाहती है। आज शायद वे काशी को प्रस्थान करेंगी, इसलिए उन्होंने उसे उनके साथ नाश्ता डाइनिंग हॉल में करने का निवेदन किया है। यह खबर सुनकर मधुसूदन की आंखों में एक चमक सी आ गई। उसने कहा, तुम चलो, मैं आता हूं। वो 10 मिनट में डाइनिंग हॉल में आ गया। राय किशोरी जी उसका इंतजार कर रही थी। उसने विलंब के लिए क्षमा मांगी तो वे हंस दी। आज नाश्ते में काफी कुछ था। पूरी, पराठे, आलू मटर की सब्जी, बूंदी, बर्फी, खीर और मोतीचूर के लड्डू। राय किशोरी जी ने कहा, तुम मेरे बेटे जैसे हो, इसलिए तुम्हें बेटा ही कहूंगी। आज ये सारा नाश्ता मैंने अपने बेटे की पसंद का बनाया है। आज मेरा इंद्र भवन में अंतिम दिन है और मेरे बेटे रंजन का जन्मदिन भी। यदि तुम आज ये नाश्ता कर लोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। मधुसूदन बोला, आप कैसी बात कर रही है? मैं भी तो आपके बेटे जैसा हूं। आज मैं यही नाश्ता करूंगा। उन्होंने एक साथ नाश्ता किया। राय किशोरी जी बोली, मेरी ट्रेन दोपहर 1 बजे है, इसलिए मैं अभी नाश्ता करके ही निकल जाऊंगी, क्योंकि रास्ते में जाम भी मिल सकता है। आज से तुम इस भवन में अपनी मर्जी से जैसे चाहो रहने के लिए स्वतंत्र हो। थोड़ी देर में उनकी टैक्सी आ गई और वे अपना सूटकेस लेकर उसमें रवाना हो गई। उनकी विदाई के वक्त आश्चर्यजनक रूप से हरिया नदारद रहा। मधुसूदन को थोड़ा आश्चर्य हुआ, मगर उसने सोचा शायद वो अपना दुख प्रकट नहीं करना चाहता था, इसलिए सामने नहीं आया। राय किशोरी जी के जाने के 1 घंटे बाद हरिया बाहर से आता दिखाई दिया, मगर मधुसूदन ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। वो तो रात होने का इंतजार कर रहा था। आखिर रात को डिनर करके वो अपने कमरे में आ गया। उसने सन्नाटा होने तक इंतजार किया और रात 1:30 बजे कमरे से निकलकर अमराई में आ गया। वहां उसने उस मैनहोल के ढक्कन पर बने छेद में रस्सी फंसाकर उसे खोल दिया। दुर्गंध का एक तेज भभका उसकी नाक से टकराया। वो 2 कदम पीछे हट गया। दरअसल वो एक चालू मैनहोल था जो भवन के सीवर सिस्टम से जुड़ा था, इसलिए उससे तेज दुर्गंध आ रही थी। ढक्कन खुलने की थोड़ी देर बाद गंध कुछ कम हुई। मधुसूदन ने नीचे रोशनी डाली। मैनहोल लगभग 10 फुट गहरा था। उस मैनहोल में दाहिनी दीवार पर लगभग 8 फुट नीचे एक खिड़की सी दिखाई दे रही थी, जिसमें लोहे की जाली लगी थी। यह देखकर मधुसूदन की आंखें चमक उठी। उसने रस्सी को पास में लगे कटहल के पेड़ के तने से मजबूती से बांध दिया और उसके सहारे नीचे मैनहोल में उतर गया। वहां पहुंचकर उसने रस्सी को उस जाली से बांधा और बाहर निकल आया। बाहर आकर उसने रस्सी को ताकत लगाकर खींचना शुरू किया। थोड़ी मशक्कत के बाद रस्सी के द्वारा वो उस जाली को खींचकर दीवार से अलग करने में सफल रहा। उसने जाली ऊपर खींच ली, फिर दोबारा रस्सी के सहारे नीचे उतरा। वो नहीं जानता था कि उसके सारे क्रियाकलाप पर 2 जोड़ी आंखें नजर रखे हुए हैं। वो निश्चिंतता से अपना कार्य करता रहा। नीचे उतरकर उसने उस जाली के निकलने से बने सुराख में टार्च की रोशनी डाली। अंदर झांकने पर जो दिखाई दिया उससे उसकी आंखें चमक उठी। उसने अंदर हाथ डाला और एक लोहे की संदूकची खींचकर बाहर निकाली। अब वो उसे लेकर ऊपर आ गया। उसने चारों ओर नजर दौड़ाकर देखा और फिर संदूकची लेकर अपने कमरे की ओर बढ़ा। वो दरवाजे तक पहुंचा ही था कि उसके सर पर जोर से एक वार हुआ। वो आहट पाकर घूमा, जिससे उसे भरपूर वार से बचने का मौका तो मिल गया, मगर फिर भी सर पर तेज धमक लगी, जिससे उसकी आंखों के आगे पल भर को अंधकार छा गया। वो एक ओर झुककर दूसरे वार से बचा और इस चक्कर में जोर से जमीन पर गिर पड़ा। तभी हरिया उसकी छाती पर सवार हो गया और उसका गला दबाने लगा। उसके पीछे राय किशोरी जी खड़ी दिखाई दी। उन्हें देखते हैं मधुसूदन चौंक पड़ा, फिर जोर से चिल्लाया, मां मां मुझे बचाओ, मैं मधुसूदन नहीं रंजन हूं। यह सुनकर राय किशोरी जी चौंक उठी। मधुसूदन उनकी ओर देखकर कातर स्वर में बोला, मां मैं तेरा रंजन हूं, तेरा बिट्टू, तेरा सोना बेटा, तेरा लाल बंदर।
इन संबोधनों को सुनकर राय किशोरी देवी चीखी, रुक जा हरिया, ये मेरा रंजन ही है। हरिया ने मधुसूदन को छोड़ दिया और उसकी छाती से उठ गया। मधुसूदन ने लंबी लंबी सांस खींचकर खुद को संयत किया। फिर सब लोग अंदर बैठक में आ गए। हरिया संदूकची ले आया और बोला, मालकिन आप लोग बैठो, मैं अभी गर्मा गर्म चाय ले आता हूं। मधुसूदन अभी भी हाँफ रहा था। राय किशोरी देवी ने उसे सहारा दिया और सोफे पर बिठाया। उन्होंने उसे पास ही जग में रखा पानी पीने को दिया। उसे पीने में भी मधुसूदन को समय लगा। हरिया ने पूरी ताकत से उसका गला दबाया था। उसकी उंगलियों के निशान उसके गले पर उभर आए थे। तभी हरिया चाय ले आया। गर्म चाय से उसके मियां को बहुत आराम मिला। राय किशोरी देवी ने उससे पूछा, बेटे ये क्या गोरख धंधा है? तुम रंजन हो तो मधुसूदन जैसे क्यों दिखते हो? और इतने सालों तक तुम इसी शहर में रहकर भी मुझसे मिले क्यों नहीं? और अगर तुम रंजन नहीं हो तो फिर तुम उन नामों को कैसे जानते हो जिनसे मैं उसे बचपन में लाड से बुलाती थी और जिन्हें सिर्फ मैं रंजन और उसके पिता ही जानते थे? हाँ, हरिया ने भी शायद कभी सुना होगा। हरिया सर हिलाकर बोला, जी मालकिन, इसीलिए तो मैं भी चकरा गया था। मधुसूदन उर्फ रंजन बोला, थोड़ा सुस्ता लू, हरिया ने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। राय किशोरी जी हंस पड़ी और बोली, तुम्हारे मुंह से लाल बंदर सुनने के बाद मुझे यकीन हुआ कि तुम रंजन हो, क्योंकि लाल बंदर तो तुम्हें मैं सिर्फ जब गुस्से में होती थी तभी बोलती थी। अब ये बताओ, तुम रंजन से मधुसूदन कैसे हो गए और ये तुम्हारा चेहरा कैसे बदल गया? ये भी बताओ कि जब ये घर तुम्हारा ही है तो तुमने इसे खरीदा क्यों? सीधे मुझे अपना परिचय देकर क्यों नहीं मिले मुझसे? एक साथ इतने सारे प्रश्न सुनकर मधुसूदन उर्फ रंजन बोला, मां धीरज रखो, सब बताता हूं। उसने कहना शुरू किया। यह बात उस समय से शुरू हुई जब मैं व्यापार के सिलसिले में हैदराबाद गया था। वहां मुझे 2 दिन ठहरकर एक सौदा पक्का करना और एक बड़ा भुगतान लेना था। मधुसूदन मेरा स्लीपिंग पार्टनर था। वो सिर्फ पैसे लगाता और प्रॉफिट में हिस्सा लेता था। मैं चूंकि सारा कारोबार संभालता था, इसलिए मैं 65% और वो सिर्फ 35% पाता था। इसके अलावा मैं कुछ सौदे अपने तौर पर करता था जिन पर उसे कोई हक नहीं था। हम दोनों के बीच ऐसी व्यवस्था सालों से चली आ रही थी। इन दिनों अचानक मधुसूदन के मन में लालच आने लगा था और वो मेरे व्यक्तिगत सौदों पर नजर रखने लगा था। इस बार मेरा सौदा अब तक का सबसे बड़ा सौदा था। इसमें मुझे 2 करोड़ रुपए भुगतान मिलना था। मधुसूदन को इस बात का पता चल गया और जिस दिन मुझे भुगतान मिला, मैंने उसी दिन तुम्हें चिट्ठी लिखकर उस बड़े भुगतान और मधुसूदन के व्यवहार की बात लिख भेजी थी। मैंने ये भी लिखा था कि मुझे 2 दिन और वहां रुकना होगा क्योंकि 2 और नए सौदे होने थे। इधर मधुसूदन उसी दिन मुझसे मिलने होटल आ गया। उसने चालाकी से मेरे ड्रिंक्स में नींद की गोलियां मिला दी और मुझे बेहोश करके अपने साथ ले आया। उसका बंगला बहुत बड़ा था और वो अकेले रहता था। उस दिन उसने बंगले में मुझे लाकर कमरे में बंद कर दिया। मुझे थोड़ा होश तो गाड़ी में ही आ गया था, मगर मैं जानबूझकर बेहोशी का नाटक करके पड़ा था। इसलिए कमरे में आने तक मुझे पूरा होश आ चुका था। मुझे समझ में आ गया था कि वो मुझे मारकर ये रुपये हथियाने की फिराक में है। मैं चौकन्ना होकर कमरे में कोई हथियार ढूंढने लगा। मुझे एक लोहे की मोटी सरिया का टुकड़ा पलंग के नीचे मिल गया। मैं तैयारी से बैठ गया। जैसे ही दरवाजा खुलने लगा, मैं दरवाजे के पीछे छिप गया। मधुसूदन हाथ में रिवॉल्वर लेकर अंदर आया और मुझे तलाशने लगा। मैंने उसके सर पर भरपूर वार किया। वो वहीं ढेर हो गया। मैंने सरिये के वार से उसका चेहरा बुरी तरह बिगाड़ दिया। मेरे मन में एक प्लान आया। मधुसूदन इस शहर का नामी व्यापारी था। उसकी गुमशुदगी छुपाई नहीं जा सकती थी। इसलिए मैं उसकी लाश लेकर उसी रात कार से दिल्ली रवाना हो गया और रास्ते में मैंने उसकी लाश को ठिकाने लगा दिया। मैं दिल्ली पहुंचकर एक छोटे दर्जे के होटल में, जहां पहचान बताने की विशेष जरूरत नहीं पड़ी, वहां झूठे नाम से ठहर गया। अगले दिन मैं एक नामी प्लास्टिक सर्जन के पास गया और उसे लालच देकर अपनी प्लास्टिक सर्जरी करवाई तथा खुद को मधुसूदन जैसा चेहरा दे दिया। उसके बाद मैं लौटकर मधुसूदन के बंगले में आ गया। मैंने मधुसूदन का स्थान ले लिया। वहां आने के 1 हफ्ते बाद मेरा एक्सीडेंट हुआ, जिसमें मैं सर पर चोट लगने से अपनी याददाश्त खो बैठा।
मगर चूंकि सभी लोग मुझे मधुसूदन के तौर पर जानते थे, इसलिए मुझे यहां मधुसूदन बना दिया गया और मैं भी धीरे धीरे इतने सालों में मधुसूदन के रूप में ढल गया। मैं पुरानी बातों तो भूल चुका था, मगर कभी कभी उनमें से कुछ याद आ जाता था। मुझे याद आया कि मैंने कभी 2 करोड़ रुपयों का बैग एक बहुत बड़े घर के एक मैनहोल में छुपा रखा है, मगर लोकेशन याद नहीं आती थी। बस एक मैनहोल, अमराई और छेद वाले ढक्कन वाला मैनहोल याद आता था। मुझे यह भी याद आता था कि यह ब्लैक मनी है, इसीलिए मैंने इसे छुपा दिया था। जगह साफ याद नहीं आती थी। बस मैं शहर से बाहर जगह तलाश करता हुआ इस भवन में आ गया। यहां आने पर मुझे जगह पहचानी सी लगी और अमराई भी। बस मैंने मुंह मांगी दर पर यह भवन खरीद लिया। तब नहीं जानता था कि मैं ही इसका मालिक हूं। आज सर पर चोट खाकर मेरी याददाश्त वापस आ गई और मुझे सब याद आ गया। ये सुनकर राय किशोरी जी ने उसे छाती से लिपटा लिया और बोली, मेरे बेटा, मुझे वापस मिल गया। आज मुझसे बड़ा किस्मत वाला कोई नहीं। हाँ, भगवान का शुक्र है कि सही समय पर तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई, वरना आज अनर्थ हो जाता। रंजन ने वापस प्लास्टिक सर्जरी से स्वयं को अपना मूल चेहरा वापस दिला लिया और वे सुखपूर्वक रहने लगे। तो यहाँ खत्म होती है आज की पहली कहानी। चलिए सुनते हैं आज की दूसरी कहानी। ट्रक ड्राइवर होना मतलब हमेशा सफर में रहना। हमेशा सफर में रहना मतलब हमेशा बदलाव, और बदलाव मतलब हमेशा खतरा। ये बात मैंने कई साल पहले जब ये नौकरी ली थी तब मान ली थी, लेकिन उस वक्त मुझे लगा था कि मेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं हो सकता, मुझे कोई खतरा नहीं हो सकता, मैं अपने ट्रक के पीछे बिल्कुल सुरक्षित हूं। लेकिन मैं गलत था। मैं राजस्थान की सीमा पार कर चुका था और मेरी आंखें भारी होने लगी थी। मैंने कई किलोमीटर तक किसी को सड़कों पर नहीं देखा था और रेडियो पर एक के बाद एक चैट शो सुनकर बोर हो रहा था। अचानक ट्रक धीमा होने लगा। मैंने एक्सेलरेटर पर पैर जोर से रखा, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। मैंने खुद को जगाया और सीधा बैठ गया। मेरा ट्रक कुछ और मीटर चला, फिर रुक गया। मैं 1 मिनट के लिए वहीं बैठा रहा, भ्रमित। फिर मैंने बेल्ट खोली और बाहर निकल आया। जल्दी ही मुझे एहसास हुआ कि मेरा डीजल खत्म हो गया था। मैंने खुद पर गुस्सा किया कि मैंने ध्यान क्यों नहीं दिया, और सोचने पर याद आया कि मैंने कुछ समय पहले चेतावनी की आवाज सुनी थी। मैं अपने मालिक को कॉल करने वाला था कि पीछे से एक आवाज आई। मैं तेजी से मुड़ा, अपने फोन को जैसे कोई हथियार की तरह पकड़े हुए। सामने आने वाला आदमी 50 के दशक में लग रहा था। उसके बाल सफेद हो रहे थे और उसकी मूंछें थी। वह तंबाकू चबा रहा था और थोड़ी लंगड़ा कर चल रहा था। लगता है तुम्हारा डीजल खत्म हो गया है, उसने कहा, अभी भी मेरी तरफ बढ़ते हुए। मैंने कंधे उचकाया और उसे बताया कि मैं ठीक हूं और ट्रक की तरफ चलने लगा। मेरे पास यहां से ज्यादा दूर नहीं है एक जगह जहां से मैं तुम्हें कुछ डीजल दिला सकता हूं। मुझे उस पर विश्वास नहीं हुआ। बहुत सी चीजें सही नहीं लग रही थी। वह यहां क्यों था, इस जगह पर, इस समय, जब मेरा ट्रक खराब हुआ? मैंने कहा कि मेरे पास पीछे कुछ डीजल है और मुझे किसी मदद की जरूरत नहीं है। मैं अंदर गया और दरवाजे बंद कर लिए। मैं बस चाहता था कि वह आदमी चला जाए। मैंने उसे पेड़ों के बीच चलते हुए देखा और वह गायब हो गया। मैंने अपने मालिक को कॉल किया और उसने कहा कि वह किसी को भेजेगा मुझे टो करने के लिए, लेकिन इसमें कुछ समय लग सकता है। मैं जहां बैठा था वहीं सो गया। दरवाजे बंद होने और उस आदमी के चले जाने के बाद मैं ज्यादा सुरक्षित महसूस कर रहा था। कुछ समय बाद मैं जागा और महसूस किया कि मेरा ट्रक चल रहा था। पहले तो मैं भ्रमित था, लेकिन फिर याद आया कि किसी को मुझे टो करने के लिए भेजा गया था। मुझे आश्चर्य हुआ कि उन्होंने मुझे जगाया क्यों नहीं, लेकिन शायद उन्होंने कोशिश की हो। मैं गहरी नींद में था और दरवाजे बंद थे। मैंने देखा कि अभी भी बाहर अंधेरा था और मैंने मानचित्र पर देखा कि हम कहां थे। मैं सड़क के किनारे कोई संकेत नहीं देख पा रहा था और मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि मैं कहां हूं। मैंने खिड़की खोली और टो करने वाले से पूछा, हम कहां जा रहे हैं? उसने मुझे गैरेज क्यों नहीं ले गया? कुछ समय बाद हम एक बहुत ही ग्रामीण सड़क पर थे, जैसे कि हम जंगल से गुजर रहे थे। दूर एक बड़ा बाड़ा दिखाई दे रहा था जिसकी ओर हम बढ़ रहे थे। मैं टो करने वाले का ध्यान नहीं खींच पाया, इसलिए मैंने अपने मालिक को कॉल किया ये जानने के लिए कि क्या हो रहा है।
वह बहुत हैरान लग रहा था और उसने कहा कि टो करने वाला मेरे स्थान पर पहुंचने में अभी 1 घंटा बाकी है। मैं पागल हो रहा था और अपने मालिक पर चिल्लाया, तो फिर मुझे कौन टो कर रहा है? मेरे मालिक ने पुलिस को कॉल किया और मुझे वाहन से बाहर निकलने के लिए कहा। मुझे 2 बार कहने की जरूरत नहीं थी। मैंने दरवाजा खोला और कूद गया। मैं चक्कर खा गया और एक पल के लिए वहीं लेट गया। टो ट्रक तब रुक गया। टो करने वाले ने दरवाजे की आवाज सुनी होगी। मैं तुरंत उठा और भागा। मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि मैं कहां हूं और मैंने एक दिशा चुन ली। पीछे मुड़कर देखने पर मैंने उसे देखा और तुरंत उसका चेहरा पहचान गया। वह वही आदमी था जो पहले था। उसने तंबाकू का गुच्छा थूका और ट्रक से कूद गया। मैं तेजी से दौड़ा, लेकिन फिर मैंने गोली चलने की आवाज सुनी। मैं जमीन पर गिरा और सबसे नजदीकी पेड़ के पीछे छिप गया, डरा हुआ। वह आदमी अब तेजी से चल रहा था और मुझे बाहर आने के लिए चिल्ला रहा था। उसने ठीक से नहीं देखा था कि मैं कहां गया, लेकिन उसे शायद इसका अच्छा अंदाजा था। मैंने खुद को एक लकड़ी के पीछे खींच लिया। जितना चुपचाप हो सके सांस ले रहा था। वह आदमी करीब आ रहा था। सरेंडर कर लो, जल्दी खत्म कर दूंगा। अब मैं और नहीं हिल सकता था, वह मुझे सुन लेगा। वह आदमी मेरे लकड़ी के पास रुका, इधर उधर देखा और दूसरी दिशा में चला गया। मैंने राहत की सांस ली और बाहर देखा। वह आदमी करीब 100 मीटर दूर था और मुझे देख रहा था। मैं ट्रक की ओर भागा और उसके नीचे छिप गया। गोलियों की आवाजें धातु से टकरा रही थी। मेरे पास कहीं भागने का रास्ता नहीं था और वह यहां था। ठीक जब मुझे लगा कि सब खत्म हो गया, मैंने सायरन की आवाज सुनी। वो आदमी गाली देकर जंगल में भाग गया। मैं ट्रक के नीचे से बाहर आया और उन अधिकारियों से मिला जो आए थे। उनमें से 2 पहले ही उस आदमी के पीछे भाग गए थे। उन्होंने मुझसे क्या हुआ था पूछा और मुझे स्टेशन ले गए पूछताछ के लिए। मैंने उनके सभी सवालों का जवाब दिया और उन्हें उस बाड़े के बारे में बताया जहां मुझे ले जाया जा रहा था। इसे निरीक्षण कर सील कर दिया गया। जब पूछा कि उन्होंने क्या पाया, तो उन्होंने कहा कि बेहतर है कि मैं न जानूं। मैं केवल कल्पना कर सकता हूं कि अगर मैं ट्रक में रहता तो मेरे साथ क्या होता। लेकिन मैं एक बात जानता हूं, वह आदमी अभी भी आजाद है और मुझे केवल उस गरीब आत्मा के लिए दया आती है जो अगली बार उससे मिलेगी। पुलिस रिपोर्ट में जो लिखा था उसने मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर दी। उन्होंने मुझे बताने से मना किया था, लेकिन मैं जानने के लिए बेताब था, तो मैंने किसी तरह जानकारी हासिल की। रिपोर्ट में लिखा था कि बाड़े के अंदर कई जंजीरें और हथकड़ियां मिली थीं। कुछ पुराने खून के धब्बे और कई तरह के धारदार औजार भी थे। इसके अलावा एक पुरानी किताब भी मिली थी जिसमें काले जादू और तंत्र मंत्र के अनुष्ठान दर्ज थे। रिपोर्ट में यह भी था कि उस बाड़े के आसपास कई लापता लोगों की वस्तुएं पाई गई थी। ये लोग पिछले कुछ महीनों से गायब थे और पुलिस को उन लोगों का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। जांच के दौरान पुलिस ने पाया कि वह आदमी जिसे मैंने देखा था वास्तव में एक सीरियल किलर था जो तंत्र मंत्र और काले जादू में लिप्त था। वह अपने शिकारों को पहले फंसाता, फिर उन्हें अपने बाड़े में ले जाकर उनके साथ अमानवीय तरीके से अत्याचार करता और अंत में उनकी बलि चढ़ा देता। यह जानकर मेरी जान ही निकल गई कि अगर उस रात पुलिस समय पर नहीं आती तो मैं भी उन्हीं लापता लोगों में से एक होता। उस आदमी का असली नाम और उसकी पहचान अभी भी पुलिस के लिए एक रहस्य थी, क्योंकि वह अपने सारे सबूत मिटा देता था और किसी को अपने पीछे कोई सुराग नहीं छोड़ता था। उस रिपोर्ट ने मुझे एहसास दिलाया कि मैं कितनी बड़ी मुसीबत से बाल बाल बचा था। पुलिस ने उस बाड़े को हमेशा के लिए सील कर दिया, लेकिन वह आदमी अब भी आजाद था। मुझे आज भी उस रात की डरावनी यादें सताती हैं और मैं हर रात यह सोचकर सोता हूं कि कहीं वह आदमी फिर से वापस ना आ जाए। जैसे जैसे दिन बीतते गए, मैं उस भयानक रात की यादों से उबरने की कोशिश करता रहा, लेकिन हर बार जब मैं अपनी आंखें बंद करता, वह आदमी, उसकी दुष्ट मुस्कान और तंबाकू चबाते हुए उसकी भयानक छवि मेरे सामने आ जाती। मैंने कई बार सोचा कि ट्रक ड्राइविंग छोड़ दूं, लेकिन फिर मुझे लगता कि वह आदमी मुझे जीतने नहीं दे सकता। कुछ हफ्ते बाद पुलिस ने मुझे फिर से बुलाया।
वे मुझसे कुछ और सवाल पूछना चाहते थे और कुछ और सबूतों की पुष्टि करना चाहते थे। मैंने थाने में जाकर देखा कि पुलिस अभी भी उस मामले पर काम कर रही थी। वे पूरी कोशिश कर रहे थे कि उस आदमी को पकड़ सके, लेकिन वह हर बार फिसल जाता था। इस दौरान मैंने कुछ और ट्रक ड्राइवरों से बात की और मुझे पता चला कि कई लोग उस इलाके से गुजरते समय अजीब घटनाओं का सामना कर चुके थे। किसी का ट्रक अचानक बंद हो जाता तो किसी को अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती। ऐसा लगता था जैसे वह आदमी अब भी वहीं था और अपने अगले शिकार की तलाश में था। फिर एक दिन जब मैं अपने ट्रक में था और राजस्थान से गुजरात की ओर जा रहा था, मुझे फिर से वही डरावना एहसास हुआ। मैंने अपने सभी उपकरण चेक किए और सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे देख रहा है। मैं सड़कों पर चौकन्ना होकर देखता रहा, लेकिन कुछ भी असामान्य नहीं था। अचानक मेरी ट्रक की लाइट्स बुझ गई और ट्रक धीमा होने लगा। मैंने तुरंत ट्रक को साइड में रोका और बाहर निकला। मुझे तुरंत वही खौफनाक एहसास हुआ जैसे कि वह आदमी मेरे करीब ही हो। वो भी हो। मैंने तुरंत अपने मालिक को कॉल किया और उन्हें स्थिति के बारे में बताया। उन्होंने मुझे तुरंत ट्रक के अंदर रहने और दरवाजे बंद करने की सलाह दी। मैंने दरवाजे बंद किए और अंदर बैठ गया, लेकिन मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कुछ ही मिनटों में मैंने देखा कि दूर एक आदमी धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रहा था। मेरी सांसें थम गई। वही सफेद बाल, वही मूंछें, वही तंबाकू चबाता हुआ चेहरा, ये वही आदमी था। इस बार मैंने बिना कोई मौका गंवाए अपने फोन से पुलिस को कॉल किया और उन्हें स्थिति के बारे में बताया। मैं हर पल डर के साथ ट्रक में बैठा रहा, उस आदमी की हर हरकत पर नजर रखते हुए। वह करीब आता गया और मेरी धड़कनें तेज होती गई, लेकिन इस बार पुलिस ने जल्दी प्रतिक्रिया दी। सायरन की आवाज सुनकर वह आदमी ठिठक गया। उसने मेरी ओर देखा, गुस्से और नाराजगी से भरी निगाहों से। फिर वह अचानक जंगल की ओर भागा। पुलिस ने उसका पीछा किया, लेकिन वह फिर से भागने में कामयाब रहा। इस बार पुलिस ने इलाके की गहन छानबीन की। उन्होंने हर कोने कोने को खंगाला, लेकिन वह आदमी कहीं नहीं मिला। लेकिन उन्होंने कुछ नए सुराग पाए जो शायद उसे पकड़ने में मदद कर सकते थे। इस घटना के बाद मैंने तय किया कि अब मैं इस नौकरी को छोड़ दूंगा। मेरी जान पर खतरा था और मुझे नहीं पता था कि वह आदमी फिर से कब और कहां सामने आ जाएगा। पुलिस अभी भी उस आदमी की तलाश में है। वह अब भी आजत है और हर रात जब मैं सोने की कोशिश करता हूं, मुझे यह डर सताता है कि कहीं वह मेरे पास ना आ जाए। मेरी कहानी ने कई ट्रक ड्राइवरों को सतर्क कर दिया है और अब वे उस इलाके से गुजरते समय ज्यादा सावधान रहते हैं। लेकिन एक बात तो पक्की है, उस रात ने मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। अब मैं हर अजनबी से सतर्क रहता हूं और हर सफर पर जाने से पहले 100 बार सोचता हूं। उस खौफनाक आदमी की छवि हमेशा मेरी आंखों के सामने रहती है और मुझे नहीं पता कि मैं इस डर से कभी उबर पाऊंगा या नहीं। तो यहाँ खत्म होती है आज की पहली कहानी। चलिए सुनते हैं आज की दूसरी कहानी। 2007 की दिवाली का त्योहार मेरे जीवन का एक ऐसा पल था जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। उस समय मैं 13 साल का था और वो पहला और आखिरी साल था जब पिताजी दिवाली पर घर नहीं आए थे। पिताजी एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रक ड्राइवर थे और हमें उनकी हफ्तों या कभी कभी महीनों तक की गैर मौजूदगी की आदत थी, लेकिन वो हमेशा हमारे जन्मदिन और त्योहारों पर घर आने की कोशिश करते थे। लेकिन उस साल हालात अलग थे। मां चिंतित थी जब पिताजी ने कहा कि उन्हें त्योहारी सीजन से पहले एक आखिरी डिलीवरी करनी है। उनकी योजना थी कि वो डिलीवरी करके 30 तारीख को घर पहुंच जाएंगे, ठीक समय पर दिवाली के लिए। लेकिन प्रकृति के अपने अलग ही इरादे थे। पिताजी का रूट लखनऊ से देहरादून तक था, जो उन्हें राष्ट्रीय राजमार्ग 9 पर ले जाता था। उस समय वहां भारी बर्फबारी हो रही थी और पिताजी सोच रहे थे कि रात को रुक जाए या चलते रहे। उन्होंने चलते रहने का निर्णय लिया, लेकिन सड़क ने उनका निर्णय बदल दिया। देहरादून से केवल 1 घंटे की दूरी पर उनका ट्रक अचानक बर्फ की एक मोटी परत पर फिसल गया, जिससे उन्होंने नियंत्रण खो दिया और उनका ट्रक बर्फ में फंस गया। सौभाग्य से उन्हें चोट नहीं आई, लेकिन उनका ट्रक लगभग 2 फीट मोटी बर्फ में फंस गया था।
यह घटना आधी रात के करीब हुई थी। पिताजी ने ट्रक को बाहर निकालने की पूरी कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उनका फोन भी नेटवर्क में नहीं था, इसलिए वे मदद के लिए कॉल नहीं कर सकते थे। उस समय सड़कें लगभग खाली थी। उन्होंने लोकल इमरजेंसी ऑफिस को रेडियो पर कॉल किया, लेकिन वहां से जवाब मिला कि सड़कें यात्रा के लिए बहुत खतरनाक है। अंत में उन्हें सिर्फ इंतजार करना पड़ा। इस बीच हमारे लिए दिवाली आई और चली गई और हमें पिताजी से कोई खबर नहीं मिली। मां बहुत चिंतित थी, हालांकि वे इसे छुपाने की कोशिश कर रही थी, और मैं और मेरी 2 बहनें दुखी थे कि पिताजी हमारे साथ नहीं थे। शुक्र है पिताजी ने दिवाली की रात देर से कॉल किया। उन्होंने हमसे माफी मांगी और कहा कि वे जितनी जल्दी हो सके घर आ जाएंगे। 2 दिन बाद पिताजी घर लौट आए और हम सभी ने राहत की सांस ली। वे हमारे लिए ढेर सारे देरी से आए हुए दिवाली के तोहफे लेकर आए और सब कुछ फिर से ठीक हो गया। लेकिन पिताजी अलग थे। वे चुप थे और ऐसा लग रहा था जैसे उनका दिमाग कहीं और था। मैंने उनसे इस बारे में सवाल नहीं किया, लेकिन मैं समझ सकता था कि कुछ तो उन्हें परेशान कर रहा। जीवन आगे बढ़ा और पिताजी ने फिर कभी दिवाली मिस नहीं की। वास्तव में उन्होंने दिसंबर का पूरा महीना काम से छुट्टी लेना शुरू कर दिया, ताकि ऐसा कुछ फिर कभी ना हो। मुझे उस समय यह नहीं पता था, लेकिन बाद में उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने फिर कभी राष्ट्रीय राजमार्ग 9 पर गाड़ी नहीं चलाई। वे उस मार्ग पर जाने वाली डिलीवरी को साफ मना कर देते थे, चाहे इसके लिए उन्हें कितने भी घंटे का चक्कर क्यों न लगाना पड़े। हम सभी बच्चे अब बड़े हो गए हैं और हमारे खुद के बच्चे हैं। मेरे बेटे ने हाल ही में 2 साल पूरे किए और पिछली दिवाली पर हमारा पूरा परिवार एक बार फिर साथ था। हम सब बैठे थे और देख रहे थे कि कैसे मां और पिताजी अपने पोते पोतियों को प्यार से लाड कर रहे थे। मैंने कभी अपने पिताजी को इतनी खुशी से मुस्कुराते नहीं देखा था। उस रात जब बच्चे सो गए और मिठाई का नशा उतर गया, तब पिताजी और मैं बालकनी में अकेले रह गए। हमने उनकी व्हिस्की पी और सिगार का आनंद लिया। हमारी बातचीत के दौरान मैंने उनसे एक सवाल पूछा जो मैंने पहले कभी नहीं पूछा था। पापा, क्या आपको कभी सड़क पर कुछ बहुत डरावना अनुभव हुआ है? पिताजी अपने अनुभवों के बारे में बात करने से नहीं कतराते थे। उनके पास अजीबोगरीब कहानियां थीं, जैसे कि अटलांटा में क्रैकहेड्स का सामना करना, नेब्रास्का में एक गाय से टकराना और कुछ साल पहले फर्ग्यूसन में नागरिक अशांति के दौरान की घटनाएं। लेकिन इस बार उन्होंने रुककर सोचा। उन्होंने कुछ देर तक अपनी व्हिस्की को घुमाया, जैसे कि यह तय कर रहे हो कि वे मुझे बताए या नहीं। शायद अब बता ही देता हूं। उन्होंने अपना गिलास खाली किया और अपने हाथ सामने जोड़े। तुम्हें वो साल याद है जब मैं दिवाली पर घर नहीं आ पाया था? जब उन्होंने ये कहा तो मेरे अंदर की यादें उभर आई। हाँ मां, बहुत गुस्से में थी, मैंने जवाब दिया। पिताजी ने इस पर हंसते हुए सिर हिलाया। ओह हाँ, उन्होंने मुझे कभी नहीं भूलने दिया। वो बर्फीला तूफान था, है ना, जब आपका ट्रक फंस गया था? पिताजी ने सिर हिलाया। हाँ, उस रात मेरा ट्रक पलटने वाला था। विडंबना यह थी कि वो बर्फ का ढेर जितना मुझे परेशान कर रहा था, उतना ही उसने मेरी जान बचाई। फिर वे रुक गए और अपनी नजरें हटा ली, जैसे कि अपने शब्दों पर विचार कर रहे हो। लेकिन असली डरावनी बात वो नहीं थी। पिताजी ने बताया कि जिस जगह पर उनका ट्रक फंसा था वो एक सुनसान इलाका था। उनके आसपास कोई शहर या पेट्रोल पंप नहीं था, बस दोनों दिशाओं में घुमावदार सड़कें और पहाड़ियां थी। उन्होंने फिर से कहा कि उनका फोन नेटवर्क में नहीं था और उनके पास बस इंतजार करने के अलावा कोई चारा नहीं था। रात बहुत ठंडी थी और बर्फ लगभग उनके दरवाजे तक पहुंच गई थी। पिताजी का ट्रक उस समय एक बड़ा ट्रक था, जिसमें पूरा सोने का कंपार्टमेंट था। उन्होंने सोचा कि शायद उन्हें पूरी रात वहीं बितानी पड़ेगी, इसलिए उन्होंने आराम करने का फैसला किया। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने ट्रक को चालू छोड़ दिया था, लेकिन अचानक वो बंद हो गया। उन्होंने चाबी घुमाई और इंजन चालू हो गया, लेकिन इंजन की आवाज अजीब हो गई थी। जैसे ही उन्होंने इंजन को चालू किया, अजीब आवाजें आने लगी और स्टीम इंजन से निकलने लगी। उन्होंने तुरंत इंजन बंद कर दिया और बाहर जाकर देखने का फैसला किया। बाहर बहुत ठंड थी
लेकिन उन्होंने हिम्मत करके इंजन की जांच की। उन्होंने देखा कि इंजन के नीचे का ऑनियल पैन किसी ने कुल्हाड़ी से काट दिया था। सारा तेल बर्फ में बह गया था। इससे उन्हें समझ में आया कि इंजन खराब क्यों हो रहा था, लेकिन यह कैसे हुआ यह समझ नहीं आया। उन्होंने ट्रक के चारों ओर देखा और देखा कि बर्फ में कुछ निशान थे, जैसे कि कोई पैरों के निशान। वे बहुत घबरा गए और जल्दी से वापस ट्रक में चले गए। ट्रक के अंदर पहुंचकर उन्होंने पिस्तौल निकाली और खुद को सुरक्षित महसूस करने की कोशिश की। उन्होंने दोनों साइड मिरर से बाहर देखा, लेकिन कोई नहीं था। रेडियो भी काम नहीं कर रहा था, और जब उन्होंने कोशिश की तो यह बिल्कुल नहीं चला। समय बीतता गया और कुछ नहीं हुआ। उन्होंने सोने की कोशिश की, लेकिन अचानक ट्रक के बाहर से आवाजें आने लगी। ऐसा लग रहा था कि कोई ट्रक पर चढ़ रहा है। पिताजी ने पिस्तौल संभाली और ऊपर की तरफ निशाना साध लिया। आवाजें बंद हो गईं, लेकिन उन्हें लगा कि कोई उनके ट्रक के ऊपर है। उन्होंने पूरी रात जागते हुए बिताई, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। उन्हें एक अजीब सपना आया, जिसमें वे एक काले जंगल में चल रहे थे। सपना इतना असली था कि उन्हें यह असली घटना जैसी लग रही थी। उन्होंने जंगल में एक बड़ी घड़ी देखी, जो धीरे धीरे पिघल रही थी। अचानक अजीब जीव उनके सामने आने लगे और उन्होंने दौड़ना शुरू कर दिया। तभी उनकी नींद खुल गई और वे पसीने से तरबतर थे। उन्होंने देखा कि ट्रक की खिड़की के बाहर एक चेहरा था, लेकिन जब उन्होंने गोली चलाई तो चेहरा गायब हो गया। उन्हें समझ में नहीं आया कि यह सब क्या था, लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा था कि समय सामान्य नहीं चल रहा था। आखिरकार उन्होंने खुद को सोने से रोका नहीं और एक बार फिर उन्होंने सपना देखा कि वे बर्फ में चल रहे थे। अचानक वे जाग गए और खुद को ट्रक के बाहर पाया। वे बहुत डरे हुए थे और जंगल में भागने लगे। अचानक उन्हें धुएं की हल्की महक आई और उन्होंने देखा कि एक छोटा सा घर था। उन्होंने दरवाजा खटखटाया और एक बूढ़े आदमी ने बंदूक के साथ दरवाजा खोला। पिताजी ने उन्हें बताया कि उनके साथ क्या हुआ। बूढ़े आदमी ने पिताजी को घर के अंदर बुलाया और कहा कि वे सुरक्षित हैं। उन्होंने पिताजी को गर्म चाय दी और कंबल ओढ़ाया। पिताजी ने उन्हें अपनी पूरी कहानी सुनाई और बूढ़े आदमी ने बड़े ध्यान से सुना। बूढ़े आदमी का नाम रघुवीर था और वो वहां अकेले रहते थे। उन्होंने पिताजी को बताया कि उस इलाके में कई अजीब घटनाएं होती हैं। रघुवीर ने कहा कि वे खुद भी कई बार ऐसी घटनाओं का सामना कर चुके हैं और उन्होंने सलाह दी कि पिताजी जल्दी से जल्दी उस इलाके को छोड़ दें। रघुवीर ने पिताजी को फोन का इस्तेमाल करने दिया ताकि वे घर कॉल कर सकें। पिताजी ने मां को बताया कि वे सुरक्षित हैं और एक अजीब घटना के बारे में भी बताया, लेकिन ज्यादा विवरण नहीं दिया ताकि वे चिंतित न हो। सुबह होते ही रघुवीर ने पिताजी को अपने छोटे ट्रैक्टर से मदद दी और उन्हें मुख्य सड़क तक पहुंचाया, जहां से वे एक और ट्रक ड्राइवर की मदद से वापस अपने ट्रक तक पहुंचे। सड़क साफ हो चुकी थी और पिताजी ने अपने ट्रक को मैकेनिक के पास पहुंचाया। पिताजी ने रघुवीर का आभार व्यक्त किया और उनसे वादा किया कि वे फिर कभी उस मार्ग पर नहीं जाएंगे। पिताजी ने फिर कभी उस घटना का जिक्र नहीं किया और उस रात की बातों को भुलाने की कोशिश की, लेकिन जब भी वे उस रात को याद करते थे, उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक होती थी, जैसे कि उन्होंने कुछ ऐसा देखा हो जो उन्हें हमेशा याद रहेगा। वो दिवाली हमारे लिए एक अद्भुत सबक था। हमने सीखा कि कठिनाइयां और समस्याएं जीवन का हिस्सा है, लेकिन एक दूसरे के लिए हमेशा खड़े रहना और मदद करना ही सबसे बड़ी बात है। इस घटना ने हमें यह भी सिखाया कि समय समय पर अदृश्य शक्तियां हमारे जीवन में हस्तक्षेप कर सकती है, लेकिन हमें हमेशा साहस और धैर्य से काम लेना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमें अपने प्रियजनों के साथ बिताए हर पल की कदर करनी चाहिए, क्योंकि जीवन अनिश्चितताओं से भरा हुआ है। पिताजी ने उस रात की घटना को हमेशा अपने दिल में संजोए रखा। वो जानते थे कि रघुवीर जैसे लोग दुर्लभ होते हैं, जिन्होंने न केवल उनकी जान बचाई, बल्कि उन्हें उस भयानक स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता भी दिखा। कुछ महीनों बाद पिताजी ने निर्णय लिया कि वे रघुवीर से दोबारा मिलेंगे और उनका ठीक से धन्यवाद करेंगे। वे उसी रास्ते से गए और रघुवीर के घर पहुंचे, लेकिन वहां पहुंचकर उन्हें एक और चौंकाने वाली बात पता चली।
रघुवीर का घर बंद था और आस पड़ोस के लोगों ने बताया कि रघुवीर का निधन कई साल पहले हो चुका था। पिताजी को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि ये लोग शायद गलत जानकारी दे रहे हैं। पिताजी ने गांव के कुछ बुजुर्गों से बात की। उन्होंने बताया कि रघुवीर एक बहुत ही दयालु व्यक्ति थे जो अपनी मृत्यु के बाद भी कई लोगों की मदद कर चुके हैं। उनकी आत्मा इस इलाके में भटकती है और जरूरतमंदों की मदद करती है। पिताजी को समझ में आ गया कि उस रात उन्होंने एक अदृश्य शक्ति का सामना किया था। पिताजी ने गांव के मंदिर में रघुवीर की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और उनका धन्यवाद किया। जब वे वापस लौट रहे थे तो उन्हें अपने कंधे पर एक हल्का सा स्पर्श महसूस हुआ, जैसे कि रघुवीर ने उन्हें आशीर्वाद दिया हो। पिताजी मुस्कुराए और वापस अपने घर की ओर चल दिए। इस घटना ने पिताजी और हमारे पूरे परिवार की सोच को बदल दिया। हमें एहसास हुआ कि इस दुनिया में अच्छाई और दयालुता का कोई अंत नहीं है। रघुवीर जैसे लोग हमेशा हमारे बीच रहेंगे, भले ही हम उन्हें देख न सके। उनकी आत्माएं हमारे लिए प्रेरणा बनकर हमारी मदद करती रहेंगी। उस दिवाली की रात के बाद हर साल हम दिवाली पर रघुवीर को याद करते हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। हमने सीखा कि कठिनाइयों में भी हमें धैर्य और साहस बनाए रखना चाहिए और अपने आसपास के लोगों की मदद करनी चाहिए। यह कहानी हमारे परिवार की धरोहर बन गई, जिसे हम आने वाली पीढ़ियों को सुनाते हैं ताकि वे भी अच्छाई और दयालुता की महत्वता को समझ सके। और हर बार जब हम इस कहानी को सुनाते हैं, हमें लगता है कि रघुवीर कहीं ना कहीं से हमें देख रहे हैं और हमारी खुशियों में शामिल हो रहे हैं। इस तरह पिताजी की वो भयानक रात एक अद्भुत सबक और प्रेरणा का स्रोत बन गई, जिसने हमारे जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। आज की कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी और आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या सच में ऐसा हो सकता है। क्या आप कभी नींद में इस कदर फंस गए हैं कि हिल भी नहीं पाए? क्या आपने कभी ऐसा सपना देखा है जिसमें आपकी जान पहचान के लोग अजीब तरीके से पेश आ रहे हो? आज की कहानी कुछ ऐसी ही है, एक युवा लड़के के अनुभवों की कहानी, जिसने 3 साल तक हर रात एक डरावने अनुभव का सामना किया। ये कहानी है एक ऐसी छाया की जिसने खुद को उसके प्रियजनों के रूप में बदलकर उसके साथ भयानक खेल खेला। एक ऐसा अनुभव सुनने के लिए जो आपको नींद से दूर कर देगा। आइए सुनते हैं। यह कहानी 3 साल पहले शुरू हुई थी, जब मेरी उम्र 21 साल थी। मुझे हर रात डरावने अनुभव होने लगे, जिससे मुझे नींद नहीं आती थी। इन अनुभवों की वजह से मैं रात भर जागता रहता और अंततः मुझे अनिद्रा की समस्या हो गई। मैं लगातार 3 दिनों तक सो नहीं पाया क्योंकि मैं इन अनुभवों से डरता था। कल रात सोने से पहले मुझे कुछ अजीब और असामान्य महसूस हुआ। मैं भूत प्रेत में विश्वास करता हूं और मैंने अपने जीवन में कई अद्भुत अनुभव किए हैं। इसलिए मैंने खुद से कहा कि अगर आज रात फिर से ऐसा हुआ तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। अब क्योंकि ये अनुभव मेरे साथ बहुत बार हो चुके हैं, मैं हमेशा एक मजबूत टॉर्च अपने पास रखता हूं, किसी न किसी प्रकार की आवाज पृष्ठभूमि में चालू रखता हूं और कभी भी पीठ के बल नहीं सोता। जैसे ही मैं सोने लगा, मुझे एक अजीब और डरावना सपना आया। मैं अपने कमरे में सो रहा था, लेकिन मैं देख सकता था कि मेरे परिचित लोग मेरे बिस्तर के पास बैठे मुझे घूर रहे थे। उनमें से एक मेरे स्कूल का दोस्त भी था, जो मुझे सोते हुए तस्वीरें खींच रहा था। मैं अपने बाईं करवट सो रहा था और अचानक मुझे तेज गूंजने की आवाज और घड़ी की टिक टिक सुनाई देने लगी, जिससे मैं डर गया क्योंकि मेरे कमरे में न तो घड़ी है और न ही कुछ गूंजता है। मैंने अपनी आंखें थोड़ी देर के लिए खोली और महसूस किया कि कुछ गलत है। मैं पूरी तरह से जकड़ा हुआ था और मैंने कोशिश की कि मैं अपनी उंगली या पैर की उंगली हिला सकूं, लेकिन मैं बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा था। मैं जल्दी से अपनी आंखें बंद कर ली और कुछ सेकंड बाद घड़ी की टिक टिक और तेज हो गई। मैंने दूर से किसी के चीखने की आवाज सुनी और अचानक मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे पास लेट गया है। मेरी आंखों में आंसू आ गए। क्या हो रहा है? ये इतना वास्तविक क्यों महसूस हो रहा है? मैं एक अंगुली या पैर की अंगुली भी क्यों नहीं हिला सकता? और सबसे महत्वपूर्ण बात, मेरे पास कौन लेटा है? मैंने अपनी मां को पुकारने की कोशिश की,
लेकिन कुछ भी नहीं निकला। मैं अपनी माँ के साथ नहीं रहता, लेकिन मुझे सुरक्षा का एहसास चाहिए था। आमतौर पर जब मैं किसी को पुकारता हूं तो थोड़ा सा आवाज निकलती है, लेकिन इस बार मैं पूरी तरह से जकड़ा हुआ था। अचानक जो भी मेरे पास लेटा था उसने मेरे बालों को सहलाना शुरू कर दिया और मैंने महसूस किया कि उसका हाथ मेरे चेहरे से होते हुए मेरे कॉलर बोन तक जा रहा है। यह सब बहुत वास्तविक लग रहा था। मैं डर के मारे स्तब्ध था। मेरे सोते समय के अनुभव हमेशा एक ही जैसे होते हैं। यह हमेशा एक छाया होती है जो मेरे कमरे में प्रवेश करती है और मेरे करीब आती है, लेकिन मैं उसका चेहरा कभी नहीं देख पाता। पिछले बार यह मेरे बिस्तर के पास खड़ा था और उसके हाथ मेरी तरफ बढ़ रहे थे जब तक मैं झटके से जाग नहीं गया। उसने मेरे बालों और चेहरे को छूने के बाद मुझे गले लगा लिया, जैसे वह मुझे कड़ल करने की कोशिश कर रहा हो। मैंने उसकी बाहों से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन मैं नहीं कर सका, और जब मैंने उसकी हंसी सुनी तो मैं और भी डर गया। अर्जुन, मैंने अपने पूर्व प्रेमी का नाम लिया, और जब उसने हंसी तो वह बिल्कुल उसकी हंसी जैसी थी। अर्जुन, तुम क्या कर रहे हो? उसने जवाब दिया, मैं तुम्हें गले लगाने की कोशिश कर रहा हूं। तुम क्या कर रहे हो? क्यों हिल रहे हो? क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगता जब मैं तुम्हें गले लगाता हूं? वह मुझे जाने नहीं दे रहा था। मैं जकड़ा हुआ था। मैं डर गया था। इससे पहले कभी इसने बात नहीं की थी, कभी इसने मुझे छुआ नहीं था। मैंने बार बार हिलने की कोशिश की और उसने मुझे अपनी तरफ खींच लिया। मेरी पीठ उसके पेट पर थी और मैं उसके चेहरे पर उसकी दाढ़ी महसूस कर सकता था। यह मैं हूं, सच में। उसने मेरा हाथ खींचकर अपने बालों को छुआ। उसके बाल घुंघराले हैं और वह उन्हें खास अंदाज में स्टाइल करता है। मुझे तुरंत पता चल गया कि हां, ये उसके बाल ही है। अर्जुन, कृपया तुम मुझे चोट पहुंचा रहे हो। नहीं, मैं नहीं पहुंचा रहा। क्यों बच्चा बन रही हो? मुझे पता था कि यह वास्तव में वह नहीं है, लेकिन जब उसने मना किया कि वह मुझे चोट पहुंचा रहा है तो मैंने और भी विश्वास कर लिया। जब असली अर्जुन और मैं खेल खेल में कुश्ती करते थे, अगर मैंने कहा कि वह मुझे चोट पहुंचा रहा है तो वह तुरंत माफी मांगता और पीछे हट जाता। उसने मुझे मेरी साइड पर वापस लिटा दिया और मैंने अपनी आंखें थोड़ी सी खोली और अपने छोटे भाई को बिस्तर के पास खड़ा देखा। वह कुछ नहीं बोला, बस घूरता रहा। इस बिंदु पर मैं रो रहा था और मेरा भाई और मैं बहुत करीब है, इसलिए मैंने सपने में भी ऐसा नहीं सोचा था। लेकिन मैंने घबराहट में उसे पकड़ने की कोशिश की और उसे जितना जोर से हो सकता था धकेलने की कोशिश की। मुझे कोई योजना नहीं थी। मैंने महसूस किया कि आंसू मेरे चेहरे पर बह रहे थे और मेरे भाई ने कहा, तुम इतनी कठोर क्यों हो? कुछ सेकंड के बाद मैंने उसे फिर से धकेलने की कोशिश की। वह धीरे धीरे गायब हो गया और मैंने महसूस किया कि उसकी बाहें मुझे छोड़ रही हैं। मैं अब आक्रामक रूप से नहीं पकड़ा गया था। जाने से पहले अर्जुन ने मेरे कान में फुसफुसाया, अब क्या करोगी? रोओगी? कौन मानेगा तुम्हारी बात? मैंने और भी आंसू बहते हुए महसूस किए, क्योंकि मैंने ये शब्द पहले भी सुने थे जब मैं छोटी थी और एक दर्दनाक अनुभव से गुजरी थी। अचानक सब कुछ बंद हो गया। मैं साइड पर लेटी रही। मैं रो रही थी। मैंने महसूस किया कि मेरे तकिए पर आंसू से भीग चुका था। सुबह के 3:23 बजे थे। मैंने कमरे की लाइट चालू की, एक नींद की गोली ली और सुबह 4 बजे तक सोने का इंतजार किया। अगली सुबह मैंने अपने पापा को फोन किया और पिछली रात के बारे में सब कुछ बताया। यह अजीब है, उन्होंने कहा। मैं भी कल रात 3:30 बजे उठा था। मुझे लगा कोई मुझे घूर रहा है, और जब मैंने लैंप जलाया तो मैंने तुम्हें अपने बिस्तर के पास खड़ा देखा। तुम बस मुझे मुस्कुरा रही थी। मैंने सोचा कि तुम घर आई हो और शुभ रात्रि कहने आई हो, लेकिन तुमने कुछ नहीं कहा। इस छाया ने कभी ऐसा कुछ नहीं किया था। मुझे नहीं लगता था कि यह इतना आगे बढ़ जाएगा, लेकिन इसने खुद को मेरे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण लोगों में बदल दिया। मेरे एक हिस्से को लगता है कि यह छाया नहीं थी। मेरे एक हिस्से को लगता है कि यह एक दानव था जिसने खुद को मेरे प्रियजनों में बदल लिया। मुझे नहीं पता। मैं डर गया हूं। आज रात मैं नहीं सोने वाला।